चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की भी कर लेते हैं। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है। आज हो सकता है विधानसभा सत्र का आखिरी दिन। मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा के विभागों के सवाल होंगे और सदन में आज बिजली कटौती का मुद्दा भी विपक्ष उठाएगा। तो आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है और आज भी कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर बात होगी और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। तो आज भी हंगामा रहने के आसार हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा सत्र अब 20 जून की जगह आज ही खत्म हो सकता है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद स्पीकर ऋतु खंडूरी का साफ कहना है कि आज तक ही सेशन चलेगा। सेशन की अवधि घटाने की बात सामने आने पर विपक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने इसका विरोध किया। विधायक प्रीतम सिंह का कहना था कि सरकार ने पहले गैरसैंण की जगह देहरादून में बजट सत्र का आयोजन किया, अब देहरादून में भी सत्र की अवधि को कम करने का काम हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का कहना था कि 17 जून के बाद से कोई बिजनेस नहीं है, सत्र को चलाने के लिए बिजनेस जरूरी होता है। अभी जब कार्य मंत्रालय की बैठक हुई, इस कार्य मंत्रालय की बैठक में जिस तरीके से सरकार अडिग है और चाहती है कि कल जो है सत्र का अवसान हो जाए, तो हमने कार्य मंत्रालय में इस बात का विरोध किया कि भाई जो सत्र की अवधि है वो निश्चित रूप से जो है 20 तक होनी चाहिए। तो कल तक ही अब सत्र रहेगा और बजट पे चर्चा जैसे आज भी जारी रहेगी। उसके बाद जो हमारे ग्रांट्स होते हैं उसकी भी आज वो भी आएगा सदन में, कट मोशन भी आएंगे। तो इस तरह से कार्य मंत्रणा में ये निर्णय हुआ कि 17 तक सत्र। तो बजट सत्र के तीसरे दिन भी सदन में खूब हंगामा हुआ। जिला विकास प्राधिकरणों के मुद्दे पर विपक्ष ने वेल में आकर प्रदर्शन और फिर वर्कआउट किया है। तो स्पीकर सदन को कल तक के लिए यानी कि आज स्थगित कर दिया गया। बजट सेशन की शाम की पाली में विपक्ष की ओर से नेता विपक्ष यशपाल आर्य, राजेंद्र भंडारी, ममता राकेश और हरीश सिंह आदि विधायकों ने जिला विकास प्राधिकरणों का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने कहा कि जिला विकास प्राधिकरण जिलों में वसूली के अड्डे बन गए हैं। सरकार ने प्राधिकरण स्थगित तो कर दिए, लेकिन लोन के लिए बैंक में लोगों से अब भी प्राधिकरण की इजाजत मांगी जा रही है। विपक्ष का कहना है कि जब तक सरकार प्राधिकरणों पर ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक पहले की स्थिति को बहाल किया जाए। सब कुछ अधिकारियों को सौंप दिया गया है, गरीबों का शोषण हो रहा है, खुलेआम लूट मची हुई है और इस पर सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं। पूरे जनपदों में हर जनपदवार ग्रामीण क्षेत्रों में भी वसूली का काम हो रहा है। जिस तरह से जनता पे जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण थोपा गया है और उसके मानक बिल्कुल हमारे इस उत्तराखंड के विपरीत हैं और आज जनता अपने नक्शा पास नहीं करा पा रही है और बैंक के पास ऋण लेने जा रही है तो बैंक वाले कह रहे हैं कि प्राधिकरण से नक्शा पास करो और सरकार द्वारा ये जवाब दिया जा रहा है कि हमने स्थगित किया है। स्थगित किया है तो आप पूर्व की स्थिति बहाल कर दीजिए जब तक कोई कमेटी निर्णय ले लेती है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्राधिकरणों के लिए गठित समिति की रिपोर्ट के बाद एक और उप समिति गठित की गई है। अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष का इस तरह का हंगामा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को लेके कि जहां इतने वरिष्ठ हमारे माननीय विधायकगण जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा के मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तभी वरिष्ठ जन वहां पे हैं और इस प्रकार का हल्ला मेरे हिसाब से जो मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूं, ये उत्तराखंड की संस्कृति कभी न थी, न है, न रहेगी और शायद उत्तराखंड की जनता इसे बर्दाश्त करने वाली नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने जमकर हंगामा किया तो सत्ता पक्ष ने इसी हंगामे के बीच बजट पर चर्चा शुरू कर दी और 9 विभागों का बजट पास भी करा लिया। बाकी बजट शुक्रवार को पास कराया जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपांकर, अगर बात करें तो विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन कल जिस तरीके से सदन में हंगामा देखने को मिला था, आज क्या कुछ स्थितियां रहने वाली है? बिल्कुल, आज सत्र का आखिरी दिन हो सकता है और माना जा रहा है कि आज विपक्ष की तरफ से जो
310 यानी काम रोको प्रस्ताव के तहत बिजली कटौती का मुद्दा आएगा, क्योंकि जून का महीना है और तमाम जगहों पर बिजली कटौती की बातें विपक्ष ने रखी है कि जगह जगह बिजली कटौती हो रही है। तो आज बिजली कटौती का मुद्दा विपक्ष उठाएगा और इस पर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। और इसी तरीके से हमने कल देखा था, तो कल के दिन भी जिला विकास प्राधिकरण और उससे पहले गैरसैंण और चारधाम यात्रा, 4 मुद्दे अभी तक विपक्ष की तरफ से उठाए गए। तो आज ये माना जा रहा है कि आखिरी दिन होगा, तो विपक्ष ये जरूर चाहेगा कि अपने मुद्दों को वो जोरदार तरीके से उठाए। वहीं सरकार की अगर बात करें तो आज 2 मंत्रियों के विभागों के प्रश्न होंगे, जिसमें गणेश जोशी और सौरभ बहुगुणा के विभाग है। उसमें पशुपालन, मत्स्य, कृषि, उद्यान, ये सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। तो विपक्ष के जो सवाल होंगे या सत्ता पक्ष के विधायकों के जो सवाल होंगे, आज उनके वो जवाब देंगे। और बाकी विभागों के जो बजट अप्रूव होना बाकी रहा है विधानसभा से, आज उसके अप्रूवल्स होंगे। जी बिल्कुल दीपांकर, और ये भी है कि आज गणेश जोशी और सौरभ बहुगुणा के विभागों के सवाल जो हैं उसका जवाब भी दिया जाएगा। अब बिल्कुल, इससे पहले हमने देखा था कि जब प्रेमचंद अग्रवाल और चंदन रामदास जो इस वक्त बीमार चल रहे, उनके विभागों से हाल तक तो कहीं ना कहीं दोनों मंत्री जवाब देने में उलझे थे। उसके बाद कल धन सिंह रावत के विभाग थे, उससे पहले सतपाल महाराज के डिपार्टमेंट्स थे, और आज 2 गणेश जोशी और सौरभ बहुगुणा के विभाग है, पशुपालन और इसके अलावा इसमें कृषि, उद्यान। तो इनसे जुड़े सवाल आएंगे और देखना होगा कि ये दोनों मंत्री क्या विपक्ष के प्रश्नों के जवाब दे पाते हैं या ये भी दूसरे मंत्रियों की तरह सदन में घिरते हैं। इस पर आज नजर रहेगी। वहीं विपक्ष की कोशिश ये होगी कि अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखा जाए। बिल्कुल, यानी कि दीपांकर, कुल मिलाकर आज भी हंगामे के ही आसार दिख रहे हैं। कल हमने देखा, कल भी हंगामा देखने को मिला और विपक्ष के विधायक वॉकआउट करते भी नजर आए। क्या आज सदन के बाहर भी किसी तरह से घेरा जा सकता है सत्ता पक्ष को? फिलहाल सदन के बाहर कांग्रेस के किसी प्रदर्शन या धरने की अभी कोई खबर नहीं है, ना कोई तैयारी है। लेकिन हाँ, सदन में के आज साफ है कि विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने 310 में आज चर्चा की मांग करेंगे बिजली कटौती पर। और जिस तरीके से बिजली कटौती की शिकायतें जगह जगह से मिल रही हैं, हालांकि सरकार पूरी तरह आश्वस्त कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभाग के अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि कहीं पर भी बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, 24 घंटे बिजली आपूर्ति बहाल होनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष आज इस मुद्दे को सदन में उठाने वाला है और साफ है कि इस पर आज हंगामा होने के पूरे आसार हैं। यानी कि आज सदन पूरे तरीके से हंगामेदार रह सकता है और आज बिजली की कमी का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने बुधवार को सरकार को निर्देश दिए कि सदन में जो भी रिपोर्ट रखी जाए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रखी जाए। विधानसभा स्पीकर ने ये निर्देश कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के सवाल के बाद दिए। प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट सदन में रखी गई है, वो अंग्रेजी में है और उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए जरूरी है कि कोई भी रिपोर्ट अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी रखी जाए। वहीं स्पीकर ने कहा कि जरूरी है कि सरकार की तरफ से कोई रिपोर्ट अगर हिंदी में रखी जाती है तो अंग्रेजी में भी और दोनों ही भाषाओं में जो है रिपोर्ट रखी जानी चाहिए। जो रिपोर्ट जो है टेबल की जा रही है वो अंग्रेजी में है। भाई मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता हूँ ना, तो मैं कैसे उस रिपोर्ट को पढूं? मेरे लिए तो नल एंड वाइड है, वो बेकार है। वो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार किसी भी विषय पर ना सोचती है और न तदनुसार निर्णय लेती है। कोई खराबी नहीं है कि उत्तराखंड की कोई भी रिपोर्ट आए वो दोनों भाषाओं में हो, अंग्रेजी में भी हो और हिंदी में भी हो। तो इसलिए ये निर्णय मैंने पीठ से ये दिशा निर्देश दिए हैं सरकार को कि पर्टिकुलरली ह्यूमन राइट्स की बात उन्होंने की थी, जो वो किताब आई थी वो ह्यूमन राइट्स की थी, तो मैंने ये निर्देश दिए कि हिंदी में भी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। आज बद्रीनाथ के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के कामों का जायजा भी लेंगे। मौसम साफ होने के बाद देहरादून से रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और ये दौरा उनका काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे के दौरान ही वो बद्रीनाथ में जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है उसका जायजा लेंगे और आगे के रोड मैप को भी वो देखेंगे। अगर मौसम साफ रहता है तो देहरादून से रवाना होंगे, क्योंकि मौसम में बदलाव भी देखने को मिला है और आज का ये दौरा उनका काफी अहम रहने वाला है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साल 2025 तक राज्य के हर विभाग की तरफ से प्लान बनाया जा रहा है। इसके लिए विभागों से जल्द उनका प्लान मांगा जाएगा। इसके निर्देश गुरुवार को मुख्यमंत्री ने विधानसभा ऑफिस में मीटिंग के दौरान दिए। मानसखंड सर्किट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्किट में जो मंदिर
लिए जा रहे हैं उन्हें सही तरीके से रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। वहीं काशीपुर से बुवाखाल रोड जहां पर डबल लेन है वहां पर 4 लेन और जहां पर सिंगल लेन है उसे डबल लेन किया जाए। इस नेशनल हाईवे प्रपोजल सड़क परिवहन मंत्रालय को भी इस प्रपोजल को भेजा जाएगा। इसके अलावा जोलीकोट, कर्णप्रयाग, कैंची बाईपास रूट, खैरना लैंडस्लाइड जोन, देहरादून टिहरी टनल पर काम में तेजी के निर्देश मुख्यमंत्री ने अफसरों को दिए। और बात राहुल गांधी की कर लेते हैं तो राहुल गांधी से हो रही ईडी के पूछताछ के विरोध में कांग्रेसियों का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस ने देहरादून में राजभवन कूच करने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने हाथी बड़कला के पास ही उन्हें रोक दिया, जिससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता ने बीच सड़क पर प्रदर्शन किया है। और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। टिहरी झील के पर्यटन विकास की दिशा में एक बड़ी खबर है। टिहरी झील और उसके आसपास के विकास के लिए राज्य सरकार के एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार को कुल 2030 लाख अमेरिकी डॉलर का लोन मिलेगा और इससे कोठी कॉलोनी, नई टिहरी, तिवाड़ गांव, डोबरा चांडी, टिहरी झील को क्लस्टरों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत टिहरी झील में 4 जगहों पर वाटर स्पोर्ट्स संबंधित केंद्र, टेंट कॉलोनी निर्माण, कोटी कॉलोनी से डोबरा चांटी तक पर्यटन रोड का निर्माण, इसके साथ साथ होम स्टे क्लस्टरों का निर्माण, डोबरा चांटी पार्क, मल्टी लेवल कार पार्किंग, मनोरंजन कॉम्प्लेक्स, एक्वेटिक कॉम्प्लेक्स, 3 स्टार बुटीक होटल, बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो ऐसे कई प्रस्ताव, ऐसे कई कार्य जो कि प्रस्तावित है। तो वहीं सीएम धामी ने अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान भी किया है। अग्निपथ योजना में शामिल होने वाले अग्निवीरों को सेवा के बाद उत्तराखंड सरकार पुलिस समेत विभिन्न डिपार्टमेंट में प्राथमिकता के साथ ही नियुक्ति देगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि योजना अगले 90 दिनों में शुरू हो जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि अग्निपथ योजना सेना में जाने के इच्छुक और देशभक्ति से ओतप्रोत युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। हमने यह तय किया है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को राज्य सरकार, उत्तराखंड पुलिस, आपदा प्रबंधन, 4 धाम यात्रा प्रबंधन सहित अनेक सेवाओं में जहां भी हम उसका पूरा आकलन कर रहे हैं और चूंकि उनकी एक अच्छी ट्रेनिंग उन 4 सालों में वो पूरी तरह से हो जाएगी, उनका प्रशिक्षण भी हो जाएगा और उनके जीवन की शैली भी एक प्रकार से हर प्रकार से उपयुक्त हो जाएगी। तो हम सभी सेवाओं में जहां भी उनको सेवा में अवसर दे सकते हैं, उत्तराखंड की सरकार उनको प्राथमिकता के आधार पर हर सेक्टर में जो है प्राथमिकता प्रदान करेगी और इसके संबंध में शीघ्र ही हम सारे नियम तय करेंगे। तो अब एक तरफ अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, वहीं अग्निवीर के तौर पर लड़कियों के लिए भी अब रास्ते खुलने से पूर्व महिला अधिकारी इसे ऐतिहासिक फैसला मान रहे हैं और योजना में जुड़ने के लिए लड़कियां चाहती हैं कि थोड़ी और क्लैरिटी बताई जाए। जिस प्रदेश में हर घर का कोई न कोई सदस्य सेना में अपना योगदान दे रहा है, वहां अग्निवीर को लेकर प्रदेश की लड़कियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। डिफेंस सर्विसेज में जाने की तैयारी कर रही लड़कियों के मुताबिक अग्निवीर एक ऐतिहासिक फैसला है। मेरे हिसाब से तो ये गरीब लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा तो होता नहीं है, तो फिर वो लोग 4 साल जॉब करके अगर उन्हें अपना फ्यूचर बनाना है तो वो उससे पैसा कमा के फिर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थोड़ा है कि चीज़ें क्लियर नहीं है, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो एकदम से लड़कियां भी नहीं बोल सकती कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मतलब चीज़ें पूरी क्लियर होनी चाहिए कि कल को हमारे फ्यूचर के लिए भी हमारा कुछ स्टेबिलिटी रहे कि हाँ हम मतलब है स्टेबल अपनी जॉब या समथिंग ऐसा कुछ कि इंडिपेंडेंट तो है ही, बट ये होना चाहिए कि एक टिकाऊ चीज़ें भी तो होनी चाहिए। बट 4 साल के लिए है, बट उसके आगे भी सरकार को बताना चाहिए। वहीं सैन्य फोर्सेस से जुड़ी महिलाओं का मानना है कि सेना में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को शामिल करने का फैसला अच्छा है और प्रबंधन भी इसी के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही अग्निवीर में लड़कियों के लिए नए नियम भी बनाए जाएंगे। अभी तक जो
जो महिलाएं रही हैं फौज में वो ऑफिसर काडर में रही हैं। ये पहली बार बिलो ऑफिसर काडर की बात हो रही है, तो इसमें भी अगर एक तरफ से गौर देना पड़ेगा कि ये सेलर, जैसे नेवी ने बोला कि वो सेलर्स को ले रहे हैं, ऑफिसर के नीचे के तबके के लोगों को ले रहे हैं, और एयरफोर्स का भी और आर्मी का भी ये क्लैरिटी आनी है कि अगर ये अग्निवीर लेंगे तो ये ऑफिसर काडर नहीं होगा, ये पहली बार होंगी जो महिलाएं जो ऑफिसर के नीचे रहेंगी। सेना में अधिकारी स्तर के साथ दूसरी कैटेगरी में भी महिलाओं को समान अधिकार देने का फैसला लोगों को पसंद आ रहा है और इससे देश को आने वाले वक्त में बड़ा फायदा होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते और बात करते हैं कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है और देहरादून के मैक्स अस्पताल से अब उन्हें गुरुग्राम शिफ्ट किया गया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे और इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत और सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। मंत्री को एयरलिफ्ट करके गुरुग्राम भेजा गया है और इससे पहले बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी। बताया यह भी जा रहा है कि उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। देखिए, कल माननीय चंदन रामदास जी का स्वास्थ्य थोड़ा से गड़बड़ हो गया था और आज वो बिल्कुल ठीक हैं और डॉक्टरों की सलाह पे उनको थोड़ा सा यहाँ से रेफर किया जा रहा है। मुझे लगता है कि 2-3 दिन में ठीक होकर फिर हमारे बीच में वो लौट आएंगे। उत्तराखंड में वन्य जीवों और मनुष्यों के बीच संघर्ष पर व्यापक बहस और नीति बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ वन्य जीव जंतुओं के हमले का शिकार बने परिवारों के सम्मान के साथ शहीद परिवार का दर्जा भी उन्हें दिया जाना चाहिए। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत का। पौड़ी जनपद के पाबौं ब्लॉक स्थित भट्टी गांव और सपलोड़ी गांव में गुलदार के हमले का शिकार बनी 2 महिलाओं के परिजनों से मिलने और उन्हें सांत्वना देने के बाद रावत ने ये बात कही है। उन्होंने कहा, देहरादून, लखनऊ और दिल्ली में बैठकर पर्यावरण की बातें करना आसान है, लेकिन जमीन पर उनका सामना करना कठिन है। जो वन्य जीव मनुष्य संघर्ष है उत्तराखंड में, इस पर एक व्यापक नीति बने और उसके लिए जागृति आए, उसमें चर्चाएं प्रारंभ हों, एक बहस राज्य में छिड़े और इसीलिए मैं आया हूँ। वन्य जीव जंतु अग्निशमन आदि के लिए एक अच्छी कार्यनीति बना सकें और साथ साथ ऐसे परिवारों को जो है हम शहीद परिवार का दर्जा दे सके, उनको एक सम्मान दे सके। और चलिए बात करते हैं, नैनीताल में परिंदों का सुंदर संसार बसता है। प्राकृतिक प्रेमियों और बर्ड वॉचरों के लिए यहां पक्षियों की एक लंबी चेकलिस्ट है। अब पहली बार नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में पक्षियों की गिनती हो रही है। नैनीताल के नैना देवी रिजर्व में पहली बार पक्षियों की गिनती का काम शुरू हो गया है। देश के अलग अलग राज्यों से आए 54 बर्ड वॉचर 19 जून तक नैनीताल के विभिन्न इलाकों में पक्षियों का सर्वे करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। 3 दिनों तक ये पक्षी विशेषज्ञ बर्ड कॉल के साथ स्पॉट पर डायरेक्ट साइटिंग विधि से सर्वे करेंगे, जिसके रिजल्ट को आई बर्ड ऐप पर अपलोड करेंगे। ये फेज 1 है, बेसिकली फेज 1 है। एक साल में 4 बार सर्वे करना पड़ता है, तो तब हमारा यूनिक स्पीशीज है, ऑलमोस्ट 250 to 300 स्पीशीज बर्ड्स आइडेंटिफाइड है। दरअसल पूरे देश के 1350 पक्षियों की प्रजाति में 710 किस्म के पक्षी उत्तराखंड में हैं। इन पक्षियों में भी ज्यादातर नैनीताल के क्षेत्रों में मिल जाती है। हालांकि जैव विविधता के धनी इस इलाके में कई नई पक्षियां भी मिली हैं, तो कई विलुप्त भी हुई हैं, जिसका उदाहरण हिमालयन क्वेल के रूप में दिखता है। हालांकि जानकार मानते हैं कि इस सर्वे से एक मजबूत डेटा पक्षी प्रेमियों को जरूर मिलेगा। तो एटलीस्ट हमें एक डेटा मिल जाएगा कि कितनी बर्ड्स की संख्या है और क्या चेकलिस्ट में कौन कौन सी बर्ड रह गई हैं, क्योंकि पास में जैसे हम शुरू से करते थे कई बर्ड यहाँ से चले गई हैं और कई बर्ड्स ऐसी हैं जो पहले यहाँ नहीं होती। 2015 से नैनीताल में शुरू हुए बर्ड रिजर्व में ये पहला मौका है जहां पक्षियों की गिनती हो रही है। ऐसे में ये न सिर्फ उन लोगों को फायदा देगा जो पक्षी अवलोकन में रोजगार कर रहे हैं, बल्कि कुछ नए पक्षियों का बसेरा भी 3 दिनों में खोजा जा सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की 10 बड़ी खबरें।